शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी की जो न्यूज़ आई है वो वीरता पुरस्कारों से रिलेटेड है, जिसको हम इंग्लिश में गैलेंटरी अवार्ड भी कहते हैं। गैलेंटरी अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू द पर्सनल इन फोर्सेस फॉर ब्रेवरी एंड वैल्यूर। ठीक है, ये जो है फोर्सेस को, जो लोग अदम्य साहस करते हैं, ठीक है, और वीरता पूर्वक कोई लड़ाई लड़ते हैं या फिर और भी रिलेटेड जो काम करते हैं सेना में, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। गैलेंटरी अवार्ड्स दैट आर कन्फर्ड इन इंडिया आर एज फॉलोस इन द ऑर्डर टू ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, ये जो पुरस्कार हैं प्रधानता के हिसाब से, अग्रता के हिसाब से इनका नाम यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। 6 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। पहले जो 3 अवार्ड हैं इन दिस कैटेगरी दैट कैम इनटू एक्सिस्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस आर परमवीर, महावीर और वीर चक्र। आज़ादी के बाद 3 कैटेगरी इनकी बनाई गई थी। दीज अवार्ड्स आर कन्फर्ड ट्वाइस ए ईयर। इनको साल में 2 बार दिया जाता है, ऑन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। और जो 3 अदर गैलेंट्री अवार्ड हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1952 में। अशोक चक्र क्लास फर्स्ट, अशोक चक्र क्लास सेकंड, अशोक चक्र क्लास थर्ड। अब बाद में क्या हुआ, दे वर नेम्ड एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र की 3 कैटेगरी थी, उनके अलग अलग नाम थे। और जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं हैव ए सर्टेन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द रिसिपेंट। इसके लिए पार्टिकुलर प्रिंसिपल अपनाया जाता है कि किसको हमें अवार्ड देना है और किसको नहीं देना है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहती है गैलेंट्री अवार्ड्स की। द बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दीज अवार्ड्स आर, पहले नंबर पर, इन द केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस द अवार्ड इज इनिशिएटेड बाय द यूनिट। ठीक है, यदि हम आर्म्ड फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसको इनिशिएट कौन करेगा, इसकी शुरुआत करता है यूनिट के द्वारा। सेकेंड नंबर पर, द रिकमेंडेड पर्सनल नेम आर सेंड टू द सर्विस हेडक्वार्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ कमांडर इन द चेन। अब जिसका भी नाम लिया जाएगा उसका जो नाम है सर्विस हेडक्वार्टर में भेज दिया जाता है। इसका सुपरवाइजर रहते हैं कमांडर इन द चेन। तीसरे नंबर पर क्या होता है, द अवार्ड्स कमेटी वेरीफाइज द लिस्ट and get it's approved by the chief before sending the proposal to the Ministry of Defense। इसके बाद एक कमेटी के पास जाएगा, कमेटी इसका वेरिफिकेशन करेगी और इसके बाद फिर ये जो प्रपोज़ल है वो भेज दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। इसके बाद अलग अलग को यदि हम देखेंगे ना, तो परमवीर चक्र नंबर 1 पर रहता है। हाईएस्ट नंबर का ये अवार्ड होता है जो कि मिलिट्री और पर्सनल को प्रोवाइड किया जाता है। ये जो रहता है ना, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने डिस्टिंग्विश्ड मतलब कि विशिष्ट काम करे हैं सेना में रह के, उनको ये दिया जाता है। द नेम ऑफ द अवार्ड इज आल्सो रिफर्ड टू एज द व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। और बताया जा रहा है इसका जो मेडल रहता है ना वो सर्कुलर रहता है, गोल रहता है, वृत्ताकार, ब्रॉन्ज की एक डिस्क रहती है। इसके बाद महावीर चक्र आता है जो कि सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री ऑनरी अवार्ड होता है इन इंडिया, इसके बाद परमवीर चक्र के बाद। एंड इज़ अवार्डेड फॉर एक्ट्स ऑफ कॉन्सिपिशियस गैलेंटरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। शत्रु के सामने यदि आपने बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़े हो, वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर, चाहे आपने ज़मीन पर, समुद्र में या फिर एयर में लड़ाई लड़े हो। इट रिप्लेस द ब्रिटिश डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, DSO को पहले ये चलता था ब्रिटिश के टाइम में, उसी की जगह पे इसको लाया गया है। जो मेडल रहता है सिल्वर का बना रहता है। एंड इज़ सर्कुलर इन शेप, ये जो है सर्कुलर शेप में रहता है। एम्बोल्ड ऑन द फ्रंट एज इज़ ए 5 पॉइंटेड स्टार विद सर्कुलर सेंटर पीस ऑन विच द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ द इंडिया इज इंस्क्राइब्ड। बताया जा रहा है कि ये जो अवार्ड रहता है वो किस प्रकार का रहता है। The word Mahavir Chakra are embossed in the Devanagari and English on the reverse with 2 lotus flower in the middle।
इसके बाद आ जाता है वीर चक्र। वीर चक्र जो है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया में, एंड इज़ कन्फर्ड टू द पर्सनल फॉर एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी ऑन द बैटल फील्ड में, ठीक है, वीरतापूर्वक आपने साहस किया है तो उसके लिए आपको वीर चक्र दिया जाता है। इसका जो मेडल रहता है वो भी सिल्वर का रहता है। इसमें 5 पॉइंट वाले स्टार बने रहते हैं विद द व्हील और चक्र इन द सेंटर। इसके अलावा ऑन दिस द स्टेट एम्ब्लेम इज इंस्क्राइब्ड, ठीक है। एम्ब्लेम शब्द आया है, एम्ब्लेम का मतलब होता है प्रतीक। हमारा जो स्टेट है, स्टेट का प्रतीक इसमें खुदा रहता है। Around a flame center, two ligands separated by lotus flower and वीर चक्र is embossed in English and हिंदी, दोनों भाषाओं में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा हमको वीर चक्र। इसके बाद आ जाता है अशोक चक्र। अशोक चक्र इज कन्फर्ड टू सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल फॉर मोस्ट कॉन्सिपिशियस ब्रेवरी, या फिर सम एक्ट ऑफ डेयरिंग, या फिर प्रीमिनेंट एक्ट ऑफ वेलोर और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड के अलावा यदि आप कहीं पर ऐसे वीरतापूर्वक काम कर रहे हो तो आपको जो है अशोक चक्र मिलेगा। द अवार्ड डिजाइंड इज सर्कुलर शेप एंड अशोक चक्र इज इंस्क्राइब्ड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। These two versions are separated by the 2 lotus flower. This award is equivalent to the US Army's Peacetime Medal of Honor and British George Cross. इनके समान ही इसको माना जाता है। इसके बाद आता है कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र के बाद में लास्ट में आता है शौर्य चक्र, ठीक है। सारी चीज़ें हम देख लेंगे और भी बाद में। तो न्यूज़ आई थी कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, राष्ट्रपति हैं, इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड प्रोवाइड किए फॉर द ईयर 2021। तो इसकी कंप्लीट लिस्ट सबसे नीचे यहाँ पर दी गई है। पीआईबी की वेबसाइट में आप जाकर के इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जितने भी लोगों को जो जो पुरस्कार प्रोवाइड किए गए हैं सभी लोगों की लिस्ट आ जाएगी। बहुत लंबी लिस्ट है इसलिए हम यहाँ पर उसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि किस लोग को किस पे मिला, काफ़ी लंबी लिस्ट है। इसके बाद वाली न्यूज़ पीआईबी में एक और है कि भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत हमारी सरकार करने वाली है। रेल मंत्री हैं हमारे श्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कहा है कि भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। ये जो ट्रेनें हैं हमारे इंडिया के लोग और बाहर के लोग, ठीक है, जिनके पास रुपया पैसा बढ़िया है, तो इनको हम हमारे देश की जितने भी सांस्कृतिक विरासत वाले ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी यात्रा कराएगी, ठीक है। उनको भारत घुमाने का काम करेंगी ये ट्रेनें। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भव्य ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराएगी। इसके अलावा हमारी जो विशाल पर्यटन क्षमता है वो इससे उसको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की कमाई बढ़ेगी। सेवा प्रदाता पर्यटकों को सभी समावेशी पैकेज की पेशकश करने वाली है रेलवे। तो अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इन ट्रेनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इनको दिखाने का विजन साकार होने वाला है। पर्यटन के क्षेत्र के पेशेवरों की मुख्य क्षमता है टूरिस्ट सर्किट्स के विकास की हमको पहचान करना है, भारत की व्यापक पर्यटन संभावनाओं का दोहन करना है, इसीलिए इससे संबंधित ट्रेनें हमें चलाने हैं। बताया जा रहा है कि सिख संस्कृति के जितने भी अहम स्थल हैं इसमें कवर हो जाएंगे। गुरु कृपा ट्रेन नाम रखा जाएगा। भगवान श्री राम से जुड़े स्थानों के लिए रामायण ट्रेन नाम रखा जाएगा। इसके अलावा पर्यटकों को रेल यात्रा, होटल में ठहरने की व्यवस्था, दृश्य देखने की व्यवस्था, ऐतिहासिक जो स्थल है उनका भ्रमण करना, टूर गाइड आदि सारी चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी। इसके अलावा ये जो सर्विस इनको प्रोवाइड की जाएगी इसका जो लेवल है ना, लेवल पर आधारित पैकेज की लागत निर्धारित करने के लिए पूरा लचीलापन है। आप अलग अलग पैसा का लेवल बना दिए हैं, उस हिसाब से आपको सेवाएं भी मिलेगी। ग्राहकों के लिए लग्जरी, बजट आदि विभिन्न खंडों के कोचों का भी विकल्प रहेगा। कोच भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके पैसे के आधार पर, ठीक है। और बात बताई जा रही है ट्रेन के भीतर और बाहर दोनों जगह ब्रांडिंग और विज्ञापन के लिए भी अनुमति मिलेगी। ट्रेन संयोजन में 2 गार्ड वैन सहित 14 से 20 कोच इसमें रहेंगे।
और इसकी प्रोसेस कैसी रहने वाली है, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और इसके लिए आपको देना है 1,00,000 रुपये, जो कि यहाँ पर मात्र लिखा है, मतलब इनके हिसाब से बहुत छोटी राशि है, अपने लिए बहुत बड़ी राशि है 1,00,000 रुपये। इसके बाद साइंस वाले हिस्से से एक न्यूज़ आई है, वो की है टेक्टोनिक से रिलेटेड। ठीक है, तो 1955 में सबसे पहले कनाडा के वैज्ञानिक हैं जे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का यूज़ किया था। 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर के जो पहले के जो उपलब्ध विचार थे, पहले ये लोग क्या सोचते थे, इनको इन्होंने समन्वित किया, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्लेट और प्लेट टेक्टोनिक को हमें सबसे पहले समझना होगा। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर प्लेट क्या है। तो हमारा जो स्थल मंडल है, इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसको हम प्लेट कहते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से जो निर्मित 5 से लेकर 200 किलोमीटर की मोटाई की ठोस परत, यही परत कहलाती है प्लेट। ऐसी कई सारी प्लेटें हैं। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड को ही हम प्लेट कहते हैं। इसको हम कई खंडों में बांट सकते हैं, जो कि महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होती हैं। एक तरफ तो जैसे कि अलग अलग महाद्वीप हैं, तो उनकी अलग अलग प्लेटें हो गई, और कुछ महासागरीय क्रस्ट से भी निर्मित होती हैं। ये बनती हैं सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सारी चीज़ों से। ये प्लेटें क्या है, फ्रीली पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर अलग अलग दिशाओं में चलते रहती, इनका संचलन होते रहता है। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष जो संचलन होता है, इसी के चलते चलते पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। इसको ही हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। एक रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो प्लेट हैं, ये आखिर मूवमेंट इनमें होता क्यों है। इसमें बताया जा रहा है संवहन तरंग, कटक का दबाव, स्लैब का खिंचाव, ये सारे रीजन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रीजन रहता है वो पड़ता है संवहन तरंगों का। और जो संवहन तरंगें हैं वो क्यों उत्पन्न होती हैं, ये होती हैं टेम्परेचर में वृद्धि के कारण, दाब की कमी के कारण। मतलब जो मैग्मा रहता है उसके कारण भी ये तरंगें उत्पन्न होती हैं, और यही तरंगें फिर इन प्लेटों का संचलन करती हैं। अब हमने ये सब चीज़ें क्यों पढ़े, क्योंकि हम एक न्यूज़ देख रहे हैं साइंस वाली पीआईबी से ही। इसमें बताया जा रहा है हिमालयी हिमनद, ठीक है, बर्फ़ से जमी हुई जो नदियां हैं, इसके मार्ग में यदि परिवर्तन हो रहा है, हिमानी और धरातल का आपस का जो प्रभाव है, इसको हम समझ सकते हैं। ऐसा इसमें बात बताई गई है। अब हिमालयी हिमनद का मार्ग चेंज हुआ है, तो इसका रीजन बताया जा रहा है प्लेट टेक्टोनिक को। ठीक है, इन्होंने अध्ययन करा था भारत का जो पर्वतीय एरिया है, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला, यहाँ पर काली गंगा घाटी क्षेत्र में एक अज्ञात ग्लेशियर का इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, अब इन्होंने पाया कि ग्लेशियर ने अचानक अपना मुख्य मार्ग बदल दिया है। ये पहली बार है कि हिमालय के ग्लेशियर से इस तरह के मार्ग बदलने की जानकारी मिली। तो फिर वैज्ञानिकों ने इसके लिए जलवायु और टेक्टोनिक मतलब धरातल की रचना दोनों को कारण बताया है। ये जो अज्ञात ग्लेशियर है, इसका आसमान में व्यवहार हमको देखने को मिला। व्यवहार न जाहिर है सिर्फ जलवायु एक निरोधक कारक नहीं है, टेक्टोनिक भी इसका कारण है। हिमनदों के जल ग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। हाल ही में क्या हुआ था, ऋषि गंगा में जो आपदा आई थी, एक ताज़ा उदाहरण है जो ये बताती है कि जिस चट्टान पर ग्लेशियर टिका हुआ था, वो समय के साथ धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। अपक्षय के कारण संधि स्थल में पिघले हुए पानी के रिसने से दरार पड़ गई, जम गया या फिर पिघल गया, बर्फबारी अधिक हो जाए, बोझ पड़ जाए। धीरे धीरे टेक्टोनिक बलों से काम करते हैं, और इससे चट्टान की आंतरिक रूप से विघटित होना हमको दिखाई देता है, और अपने सोच से वो अलग हो गया। फिर इससे क्लियर हो गया है कि हिमालय एक सक्रिय पर्वत श्रृंखला है, और ये बिल्कुल भंगुर भी है, जिसके लिए टेक्टोनिक और जलवायु की अहम भूमिका रहती है। यहाँ पर शायद इसका नाम भी बताया गया है, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा 1924 के और होलोसीन के बीच के समय के दौरान टेक्टोनिक बल के काम करने के कारण
ये आगे चलकर मुड़ गया और अंत में पास स्थित समजुरचांकी नामक नए ग्लेशियर में मिल गया। यही जो है ग्लेशियर का जो व्यवहार है थोड़ा अलग सा दिखता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं न्यूज़पेपर से। अभी हमारी PIB की न्यूज़ ख़त्म हो गई है, अब हम चालू करते हैं द हिंदू की न्यूज़। पहली न्यूज़ आई है इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को बताती है। ख़ास करके हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक के संबंध में रिलेशन, ठीक है। तो और भी जो है हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशन है अमेरिका के साथ में अब अच्छे होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल और US की ट्रेड की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए थे कैथरीन ताई। इनकी मुलाकात हुई है, तो दोनों के बीच में क्या क्या डिस्कशन हुआ इसके बारे में लिखा है। मार्केट एक्सेस की बात करी जा रही है। हम अपना मार्केट अमेरिका के लिए खोल दें, आप आओ हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करो, खरीदी बिक्री करो, और अमेरिका हमारे लिए अपना मार्केट खोल दे। तो पहला जो बात बताई जा रही है, इंडिया सीक्स ईजियर मार्केट एक्सेस फॉर इट्स मैंगो, ग्रेप, पोमेग्रानेट्स, और US की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जो है हमारे चेरी, पोर्क के प्रोडक्ट और अल्फ़ा है के लिए मार्केट खोल दो। इसके अलावा एक्शन प्लान की बात करी जा रही है। वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर गुड्स सर्विस विल मीट फ्रिक्वेंटली। इसके अलावा एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर वाले जो गुड्स हैं, इसके अलावा सर्विस का जो सेक्टर है, इस पर भी कामकाज होगा, ट्रेड। इसके अलावा होप फॉर IT वर्कर के लिए क्या है, इंडिया और US ये रिस्टार्ट करने वाले हैं बातचीत ऑन एग्रीमेंट, ताकि हेल्प हो सके प्रोफेशनल इन बोथ कंट्रीज मूव स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बैक होम। इसके अलावा पोस्ट कोरोना प्लान, दोनों ही देश वर्क करेंगे विद एलाइज टू सिक्योर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग बेस। यहाँ पर एक वर्ड आया है अल्फ़ा है। एक प्रकार से ये क्या है, पशुओं को चराने के लिए चारा रहता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट हमें हमारे मार्केट में बेचेगा। इसके अलावा इंडिया क्या क्या चीज़ एक्सेस करेगा, मैंगो बेचेगा, ग्रेप्स, ठीक है, पोमेग्रेनेट्स मतलब होता है अनार, और अनाज के बीज से रिलेटेड ये बात कही गई है फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा रेसिप्रोकेट विद सिमिलर एक्सेस इन द इंडियन मार्केट टू चेरी अमेरिका की तरफ से, पोर्क और पोर्क के प्रोडक्ट और अल्फ़ा है, इतने प्रोडक्ट अमेरिका से इंडिया आने वाले हैं। इसके अलावा इसमें GSP की भी बात करी गई, ठीक है, कि GSP की तहत जो है अमेरिका हमको थोड़ी रियायत दे ताकि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छा आए। GSP मतलब होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, एक अमेरिकी व्यापार का कार्यक्रम है जो कि विकासशील देशों के उत्पादों को अमेरिका में ड्यूटी फ्री एंट्री देता है। मतलब हम यहाँ से कोई चीज़ बेचेंगे तो वहाँ पर अमेरिका टैक्स नहीं लगाएगा, अर्थात अमेरिका के GSP कार्यक्रम में शामिल देशों को विशेष दर्जा मिलता है। अमेरिका उन देशों से एक तय राशि के आयात पर शुल्क नहीं लेगा। GSP की शुरुआत हुई थी 1974 के ट्रेड एक्ट के अंतर्गत। 1976 में GSP व्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देशों को अमेरिका निर्यात की गई कुछ सूचीबद्ध वस्तुओं में टैक्स से छूट देगा, ऐसा इसमें बात कही गई थी। GSP अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापार प्रेफरेंशियल योजना है, जिसका उद्देश्य है हजारों उत्पादों को आयात शुल्क में छूट दे दो और जो गरीब देश हैं उन देशों के आर्थिक विकास में मदद करो। इस प्रणाली के अंतर्गत विकासशील देशों को विकसित देशों के बाज़ार में कुछ शर्त के साथ में एकदम थोड़ी सी शुल्क या फिर बिना किसी टैक्स के उनके प्रोडक्ट वो बेच सकते हैं। विकसित देश इसके जरिए विकासशील देशों और अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। नामित लाभार्थी जो भी देश है कि लगभग 30 से 40% उत्पादों के लिए वरीयता शुल्क मुक्त व्यवस्था करी जाती, मतलब आपके 30 से 40% जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ पर फ्री में आएंगे, ताकि हमारे यहाँ की वस्तु और आपके यहाँ की वस्तुओं के दाम में एक समानता हो जाए। क्योंकि भारत जैसे इंडिया जो देश है ना, वो सस्ती चीज़ें नहीं बना पाता है, तो उसके प्रोडक्ट कम बिकेंगे और टैक्स लग जाएगा तो और महंगी हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान,
कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्विट्जरलैंड, टर्की और अमेरिका जीएसपी को प्राथमिकता देने वाले देशों में से प्रमुख हैं। जीएसपी जब शुरू किया गया था तो इसमें जो शामिल देश हैं अभी यदि देखें तो 121 है। ठीक है। जीएसपी से रिलेटेड फैक्ट यदि हम देखें ना तो भारत जीएसपी का सबसे बड़ा लाभार्थी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया भारत में। 2017-18 में 19 करोड़ डॉलर का फ़ायदा हुआ था हमको। जीएसपी के अंतर्गत भारत ने 5.6 अरब डॉलर का निर्यात करा, जो कि कुल निर्यात का 11% था। जीएसपी के अंतर्गत 3700 उत्पादों को छूट मिल गई है, लेकिन भारत केवल 1900 उत्पादों का ही निर्यात करता है। अमेरिका को कुछ चिंताएं भी हैं। भारत को होने वाले जीएसपी लाभों के अंतर्गत अमेरिका प्रतिवर्ष 190 मिलियन डॉलर की टैक्स में छूट देता है, लेकिन भारत को यहाँ अपने से निर्यात होने वाले स्टेंट जैसे कुछ मेडिकल उपकरण को लेकर के वो समय समय चिंताएं जाहिर करता है। ठीक है, कि हम कर रहे हैं तो आप भी करो टैक्स में कभी। इसके अलावा यहाँ पर वर्कर को लेकर भी बात करी गई है। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, ये है किसके इंटरेस्ट में? वर्कर लोगों के इंटरेस्ट में, चाहे हमारे यहाँ के हों चाहे अमेरिका के हों। इसके अलावा परस्यूइंग फर्दर इंगेजमेंट फॉर रीचिंग सच एन एग्रीमेंट, और इसी को लेकर के थोड़ी आगे बातचीत हो जाएगी। द एग्रीमेंट बीइंग परस्यूड फॉर ओवर ए डिकेड वुड अलाउ वर्कर फ्रॉम बोथ कंट्री टू मूव देयर रिटायरमेंट सेविंग, अपनी सेविंग में जो उन्होंने बचा के रखा है पैसा, उसको वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। ऐसी बात भी यहाँ पर हुई है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है ये। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी नॉर्मली हमारे यहाँ जो मुद्रा चलती है, नोट चलते हैं, सिक्के चलते हैं। ठीक है। तो आप हाथ से छू सकते हो और एक इसका आदान प्रदान आप करते रहते हो बस। ठीक है, चीज़ें खरीदने और बेचने में। ठीक उसी प्रकार से नोट की जगह दूसरा आप क्या काम करते हो? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो। ठीक उसी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं। इसको सिक्योर कौन करता है? क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से। It is designed to work as a medium of exchange where individual ownership records are stored in a computerized database। मैंने आपको 10 रुपये भेजा हूँ तो मेरे फ़ोन की हिस्ट्री में आप उसको देख लीजिए और उधर भी जो है मैसेज चला जाएगा कि आपके पास 10 रुपये आ गए, तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, वैल्यू वही रहेगी जो भी हम सौदा कर रहे हैं, लेकिन बस जो ट्रांजैक्शन रहता है वो ऑनलाइन मोड पे रहता है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि यदि इस प्रकार की करेंसी हमारे यहाँ पर चल रही है पैरेलल में, एक तो क्रिप्टो करेंसी चल रही, दूसरे रुपया पैसा चल रहे हैं। अब रुपया पैसा को तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है कि मार्केट में कहीं पैसा ज़्यादा ना हो जाए, मार्केट में पैसे की कमी ना आ जाए, सरकार कंट्रोल कर लेती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को अभी सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक है, यही यहाँ इसमें दिक्कत रहती है। तो यदि हम सिंपल तरीके से देखें तो क्रिप्टो करेंसी इज़ ए डिजिटाइज्ड एसेट है, संपत्ति है। ये स्प्रेड है थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर इन ए शेयर्ड नेटवर्क। मेरे पास मेरे मोबाइल में रहेगी, आपके पास आपके मोबाइल में रहेगी। द डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ दिस नेटवर्क, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार का एक अधिकार, ठीक है, रुपया पैसे के मामले में एक अधिकार यदि सरकार का ख़त्म हो रहा है तो इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी। मतलब केवल नोट ही ना चले, नोट के अलावा क्रिप्टो करेंसी भी चले, तो वो डिसेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ दिस नेटवर्क सील्ड फ्रॉम द एनी कंट्रोल फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेटर बॉडीज। अब हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी ली है, वो आखिर ली क्यों? तो यहाँ पर एक ऑटेंसिवली वर्ड आया है जिसका मतलब होता है जाहिर तौर पर। देखो, हमारी जो सरकार है केंद्र की, वो एक बिल लाएगी ताकि क्रिप्टो करेंसी जो चलती है उसको रेगुलेट कर सके। द RBI प्लान्स टू लॉन्च ए पायलट प्रोजेक्ट फॉर एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। इसके अलावा ऑटेंसिवली बैन ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज अलॉन्ग विथ 25 अदर
pieces of legislation in the winter session of parliament that begins 29 नवंबर से चालू होने वाला है। तो इस बार क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बिल आ सकता है। इसके अलावा प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको बैन करेगी अलॉन्ग विथ 25 अदर पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 इसका नाम रहेगा, विच इज़ येट टू बी ऑफिशियली अप्रूव्ड बाई कैबिनेट, सीक्स टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सरकार कह रही हम अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी जारी करेंगे, ठीक है, तभी तो वो क्रिप्टो करेंसी की जो मात्रा है ना उसको कम और ज़्यादा कर पाएगी।